शुरुआत कैसे हुई और एयर इंडिया से गवर्नमेंट ने कैसे एयर इंडिया को टाटा से ले लिया और वापस टाटा को ये एयर इंडिया सौंप दी गई। और टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन डील करके विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज कर रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। भारतीय एयर इंडस्ट्रीज जो होती है वो 1932 में इसकी शुरुआत होती है, जो कराची से हवाई जहाज से उड़ान भरती है और मुंबई तक आती है। इस जहाज को उड़ा रहे थे JRD टाटा, इन्हें फादर ऑफ इंडियन एविएशन के नाम से जाना जाता है। यह कराची से मुंबई डाक लेके चिट्ठी लेकर पहुंची थी। उसके बाद अंग्रेजों ने, उस समय JRD टाटा के पास एविएशन फ्लाइट उड़ाने का पायलट का सर्टिफिकेट था, इसलिए इनको अनुमति दे दिया गया और इस तरह से नींव पड़ी भारतीय एविएशन की। आजादी से पहले हमारे यहाँ वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे और देखते देखते टाटा अपनी बुलंदियां छूते गया और उस समय टाटा एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा देने वाले एयरलाइंस में हो गई थी। खुद JRD टाटा सफर किया करते थे और अगर कोई भी कमियां होती थी तो वो खुद उसको दूर करते थे। वो खुद एक पायलट थे और टाटा एयरलाइंस उस समय की सबसे बेहतरीन एयरलाइन हो गई। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ उस समय सरकार प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि एयर जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बन के आई थी, तो नेहरू को जो उस समय थे प्रधानमंत्री, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को अंडरटेकिंग रख लेना चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसका नाम हो गया नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन 2 चरण में हुआ एयर इंडिया का। सबसे पहले 1947 जैसे देश आजाद हुआ 49%, उसके बाद 1953 में 100% एक्विजिशन हो गया गवर्नमेंट से। देखिए, जब किसी चीज को गवर्नमेंट खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता है, राष्ट्र का पैसा होता है, नेशन वेल्थ होता है उसके पास। जैसे हमारी कोचिंग है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो पूरा पहले वैल्यूएशन निकालेगी, हाँ इसका इस कोचिंग में इतना खर्चा है, इतने स्टाफ है, इतने तरह तरह के सामान, पैनल, कैमरा, ये सब लगे हैं, उसको एक्वायर कर लेगी, तो हमारी कोचिंग हो गई राष्ट्रीयकरण। तो गवर्नमेंट जब किसी प्राइवेट चीजों को उसका पैसा दे देती है कि लो भैया इतना तुम्हारा वैल्यूएशन हुआ और ये कंपनी हमें दे दो, तो वो चीजें हो जाती है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया था, एयर इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी के साथ टाटा एयरलाइन जो हो गई थी वो एयर इंडिया हो गई और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। अब जानते हैं गवर्नमेंट के हाथ में जाने के बाद यहाँ पे अधिकारी लोग का बोलबाला हो जाता है और धीरे धीरे एयर इंडिया के बुरे दिन चालू हो गए। और एयर इंडिया देखते देखते 70 सालों में इतना बुरा हाल हो गया कि प्रतिदिन एयर इंडिया को 20 करोड़ का लॉस लगता था। प्रतिदिन 20 करोड़ का लॉस हो गया। इतना हालत खराब हो गया एयर इंडिया क्योंकि इसको हैंगर में रखने का भी पैसा नहीं निकलता था। गाड़ियां जो एयरलाइन जहां रहती हैं मेंटेनेंस वगैरह के लिए उसे हैंगर कहते हैं, उसका चार्ज देना पड़ता है। बहुत डिफिकल्टीज में चली गई एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इतना लॉस उठाने से बेहतर है इसकी बोली लगा के इसे हैंड ओवर कर दिया जाए। तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था अपनी खोई हुई संपत्ति वापस लेने की। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने इसे एक्वायर कर लिया, इसके पूरे फ्लीट यानी पूरे बेड़ा को एक्वायर कर लिया। 70 साल के वनवास के बाद जो JRD टाटा से एयर इंडिया को लिया गया था, वापस रतन टाटा को एयर इंडिया पूरे फ्लीट के साथ उसे लौटा दिया गया। एक लंबा वनवास काटना पड़ा एयर इंडिया को वापस आने के लिए और ये गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन था। एयरलाइंस एक प्रीमियम सेक्टर होती है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो मिडिल क्लास या लोअर तबका है उसकी जरूरतों की चीजों को अपने हैंड ओवर मिले। जो प्रीमियम कैटेगरी की चीजें हैं वो प्राइवेट ही उसे अच्छे से हैंड ओवर कर पाते हैं, उसे अच्छे से डील कर पाते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लेते हुए अपने सर से क्या जरूरत है बोझ लेने का, इतना घाटा हो रहा है, और रतन टाटा को सौंप दिया गया। अब जैसे टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया टाटा के हाथों में आती है, अब इसको पुनः रिफॉर्म करने की तैयारी शुरू हो जाती है। और इसी क्रम में दुनिया के एविएशन की हिस्ट्री में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया जाता है 470 जहाजों का। हालांकि इससे पहले अमेरिकन एयरलाइन ने 450 जहाजों का ऑर्डर एक बार में दिया था 2011 में, लेकिन 2023 में 470 विमान का दिया गया। लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर की ये डील है। इस डील में 2 कंपनियों के पास ये डील जा रही है। पूरी दुनिया में 2 कंपनी सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाती है कमर्शियल सेक्टर में, एक बोइंग बनाती है, दूसरा एयरबस बनाती है। इन 470 विमानों में से 220 विमान बोइंग को ऑर्डर किए गए हैं और 250 विमान एयरबस को ऑर्डर किए गए हैं। यानी यह बाजी एयरबस के पलड़े में भारी है थोड़ा सा। देखिए, बोइंग के जहाजों को जितना देखेंगे उसकी नंबर सीरीज 7 से स्टार्ट होगी, 737, 747, 777, 787। जब भी इस कोड का दिखेगा तो वो जहाज समझिएगा बोइंग का है। और एयरबस की जहाजें ए से शुरू होती हैं, 3 से स्टार्ट, A3 19, 20, 21, A3 350, A380 सबसे बड़ी जहाज है ये A380। ये
में है यहाँ पे रसिया। कभी भी हम लोग के विकट परिस्थिति में रसिया ही काम आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी समझदारी का काम किए। 1961 में इन्होंने कहा कि अमेरिका के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया, और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में है ना रशिया के फेवर में, हम लोग तीसरी दुनिया के हैं। तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहा जाता था। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट। नॉन एलाइजिंग मूवमेंट शॉर्टकट में नाम गुट निरपेक्ष, हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसमें गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इंडोनेशिया का अहमद सुकार्नो थे, भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से जो थे मार्शल टीटो थे। ये लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, और ये जरूरी भी था गुट में न रहना। रीजन क्या है, गुट में से बहुत लॉस हुआ था। सेंटो में ईरान था अमेरिका के साथ, सेंटो में इराक था अमेरिका के साथ। देखिए वही अमेरिका ने इराक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। वही अमेरिका ने ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि एक समय था सेंटो की गठन अमेरिका ही नहीं किया था, इन लोगों को अपने साथ मिलकर कि रशिया को बर्बाद करना है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में हम लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चारों ओर से रशिया की घेराबंदी चल रही थी। अब रशिया ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आप रशिया को इधर से नाटो से घेरोगे, सेंटो से, स्टेटो से, चारों ओर से घेरोगे, रशिया भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो रशिया जो था, देखिए रसिया अलग है, सोवियत संघ अलग है। तो ये हो गया रसिया, ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो गया रसिया, ये पूरा का पूरा रसिया का हो गया। रसिया उस समय रसिया ना हो के यूएसएसआर था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यूएसएसआर के साथ ऑलरेडी उसी का था आपका बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये उसी का था। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान उसी का था, और सेंट्रल एशिया भी इसी का था। तो ये सब का सब हिस्सा जो था यूएसएसआर का हिस्सा था। इसके बावजूद रसिया नहीं रुका। इतना यूएसएसआर होने के बावजूद, ये हो गया रसिया, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो यूएसएसआर। अभी रसिया क्या सोचा आगे बढ़ने के लिए, इसने क्या लाया, वार्सो पैक्ट। जिस तरह से अमेरिका नाटो ला रहा था, नाटो को काउंटर करने के लिए रसिया वार्सो पैक्ट लाया था। वार्सो पैक्ट 1955 में आया था। इस वार्सो पैक्ट के तहत रसिया अपने कम्युनिस्ट विचारधारा के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना रहा था, सैनिक संगठन। इस वार्सो पैक्ट में बहुत सारे देश थे, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था,